हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है सुमित लूथरा और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर हूं। जैसा कि आप सभी को बताइए, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यहाँ इस चैनल पर। तो बेटा उसमें हमने ज़्यादा ना टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन आज मेरे मन में आया कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को चैप्टर की थोड़ी बहुत थ्योरी तो पता होती है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में नहीं आते कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो मैं आज आपको उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ना इतना लोग पढ़ते नहीं, सो गौर नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बड़े इजी इजी आते हैं बेटा। तो इस चैप्टर को थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेंगे और उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा इससे मुझे लगता है कि बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, नीट का एग्ज़ाम पास आ गया है, बोर्ड के एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, आईआईटी जेई का एग्ज़ाम पास आ चुका है, एनआईटी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो जितने भी आप बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो, सभी में ये सवाल आपके काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम इसमें इजी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, लेवल 1, ठीक है। आज मैं आपको लेवल 1 कवर करवाऊंगा। लेवल 1 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े बेसिक लेवल के रहेंगे, थोड़े इजी रहेंगे। तो बेटा एग्जाम जो होता है वो कौन सा सारा का सारा डिफिकल्ट होता है, उसमें भी कुछ पार्ट इजी होता है, कुछ पार्ट डिफिकल्ट होता है, कुछ पार्ट मॉडरेट लेवल का होता है। तो आज मैं आपको कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के। इसके बाद अगर मुझे लगा तो मैं आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए फिलहाल आज शुरू करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑब्जेक्टिव लेवल 1। चलिए पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 1 का है, द एलिमेंट विच हैज नो सुटेबल पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इज। बड़ा बेसिक सा सवाल है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी पीरियोडिक टेबल में सुटेबल पोजीशन नहीं है, आज तक उसको अपनी जगह ही नहीं मिली, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो अगर मैं देखूं कि जो हाइड्रोजन है उसको ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखने का झगड़ा चल रहा है बेटा, कि ग्रुप 7 में रखें या ग्रुप 17 में रखें, या फिर इसको ग्रुप 1 में रखें, ठीक है। तो इस झगड़े में आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला कि कहां पर ये आएगा, जबकि ऑक्सीजन के पास अपनी जगह है, कार्बन के पास अपनी जगह है, अपना ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास अपनी जगह है, अपना ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा हाइड्रोजन। आई होप कि आपको यह सवाल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये पेपर में आएगा तो बेटा छोड़ के मत आना, ये बड़ा शर्म वाली बात होगी अगर आप ये चीज छोड़ कर आओगे तो। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन अल्कली मेटल से कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी है वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, या ऑप्शन डी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो बेटा, जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल से डिफर करता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में ये डिफर करता है। जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं बेसिक, ठीक है, दीज आर बेसिक यानी कि अल्कलाइन। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर स्लाइटली एसिडिक। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ ऑक्साइड में डिफर करेगा। वैलेंसी में ये डिफरेंट नहीं करता है, क्योंकि वैलेंसी सभी की 1 होती है, हाइड्रोजन की भी 1 है और बाकी के अल्कली मेटल्स की भी 1 होगी। द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बेटा इसका उसी सिस्टम में चलता है, क्योंकि सभी के पास सेम एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल भी सेम रहेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसलिए मेरा आंसर 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। मैं आपको 4 स्टेटमेंट्स दूंगा, आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ओके। तो फर्स्ट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिक, सेकंड इज हाइड्रोजन एग्जिबिट फ्लेम कलर लाइक अल्कली मेटल, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन हैज ionization potential values like halogens, and option D
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सेलाइन हाइड्राइड गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम कैथोड। तो ये बेटा 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो इन 4 में से 3 स्टेटमेंट्स गलत हैं और एक स्टेटमेंट ट्रू है। और जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है कि हाइड्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हाइड्रोहेलोजेंस के साथ मैच करता है, काफी हाई होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कोई जल्दी नहीं निकल जाता, उसमें काफी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो हैलोजन की बराबर बेटा उसका होगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी के सारे गलत चीजें हैं बेटा। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन बेसिक नहीं होता, पिछले सवाल में बात हो चुकी है इस बारे में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन मेनली रिजेंबल्स हैलोजन इन द प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन हैलोजन के साथ कौन सी प्रॉपर्टी में मैच करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी में वो मैच करेगा। पहली बात है कि इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, लेकिन हैलोजन के पास तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें तो ये मैच नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे मैच करेगा, कभी मैच नहीं करेगा बेटा। नेक्स्ट, इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये बात मेरे दिल को छू गई है। ठीक है, कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है खुद को इनर्ट गैस बनाने के लिए, और हैलोजन को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये बात कुछ मुझे जच रही है। बाकी की पढ़ते हैं। ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर लाइक हैलोजन, और फोर्थ है इट एग्जिबिट कलर लाइक हैलोजन। तो बेटा कलर वाली बात तो कुछ नहीं है, और ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होते हैं हैलोजन की तरह, स्लाइटली से एसिडिक हो सकते हैं, तो इसलिए मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी बी ऑप्शन सबसे जबरदस्त है बेटा इसमें चारों में, तो बी को मैं यहां पर टिक लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पेश किया जाए। हाइड्रोजन मेनली रिजेंबल्स अल्कली मेटल इन द प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ कौन सी प्रॉपर्टी में ये मैच करता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन है कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव बनाएगा, जिस प्रकार से वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो भाई बात तो सही है ये वाली। ठीक है, ऑप्शन ए बात गलत तो नहीं लग रही मुझे। बाकी क्या करते हैं, इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिमिलर होता है अल्कली मेटल से, ये गलत है। इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हैलोजन से मैच करता है, ना कि अल्कली मेटल से। ठीक है, तो ये जो गलत है बेटा वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, हाँ ये भी ठीक है बेटा, ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है बेटा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव तभी होगा हाइड्रोजन जब ये मेटल के साथ जुड़ा होता है, जब ये सॉरी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़े तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो सी ऑप्शन में भी मुझे 50-50 आधा सही आधा गलत है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा गलत मान के चलूंगा। और इसके पास NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन सबसे करेक्ट होता है। अगला सवाल, हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में कहां पर मिलेगा, क्ले में, कोल, वॉल्केनिक गैसेस या फिर पेट्रोलियम। जल्दी से बेटा इसका आंसर बता दीजिए, क्ले, कोल, वॉल्केनिक गैसेस या फिर पेट्रोलियम। तो बेटा इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट, दैट इज वॉल्केनिक गैसेस। वॉल्केनिक गैसेस में आपको हाइड्रोजन फ्री स्टेट में मिल सकता है, जबकि बाकी सभी ऑप्शंस में ये कॉम्बाइंड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज। जो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, जैसे अभी मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल रहा था, उसकी बात हो रही है बेटा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन इनर्ट गैस, नियरर टू इनर्ट गैस, नियरर टू हैलोजेंस या फिर नियरर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो भाई एक ही बात बार बार, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मुझे तो पता है कि इसका आंसर क्या होना है, सी, नियरर टू हैलोजेंस। इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है, और ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, ये सेम क्वेश्चन आ गया, कितनी होगी, ये सवाल पूछा बेटा उसने, कितनी होगी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो इनमें से आपको क्या देखना है कि हैलोजन की कितनी होती है। तो बेटा हैलोजन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कोई मामूली बात नहीं है,
तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 किलो जूल पर मोल। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना केमिस्ट्री का, उसमें भी सिखाई जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी समझाई जाती है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए -1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन इज, इनमें से किसके पास न्यूट्रॉन नहीं है? इनमें से किसके पास न्यूट्रॉन नहीं है बेटा, ये हमें बताना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। इसका मास नंबर क्या होता है? 4। इसका मतलब कि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन है, करेक्ट। और कार्बन में क्या होता है? 6 और 12, यानी कि 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। सोडियम में भी बेटा न्यूट्रॉन होगा, बल्कि 12 न्यूट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, तो 23 टोटल बन जाएगा। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें आप कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, तो इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा हूं, इन्हीं सिंपल बातों को याद रखना है। 10वां सवाल, हाइड्रोजन जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, इसके अलावा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये कौन सी चीज में डिफरेंट है बेटा एक दूसरे से? यानी कि ये प्रोटॉन में डिफरेंट है, न्यूट्रॉन में डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट है, किस में डिफरेंट है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में ये डिफर होंगे। तो लेकिन यहां पर ऑप्शंस कुछ इसी तरह के हैं। तो ऑप्शन में है बेटा एटॉमिक रेडियस में डिफरेंट है, पोजीशन में डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। तो भाई सिंपल सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक मास को बढ़ावा देगा, और जो एटॉमिक मास है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, और मास के ऊपर बहुत सारी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। करेक्ट। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई सवाल समझ ना आए तो बेटा कमेंट करके उस सवाल का नंबर बता देना, वो सवाल के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा 5 मिनट का। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपके बहुत काम आएगा ये। ठीक है, अगला सवाल, इनमें क्या सेम है? फिर से वही 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनमें सेम क्या चीज है बेटा? क्या इनका मास नंबर सेम है? तो भाई नहीं, इसका एक का मास नंबर है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो मास नंबर कहां से सेम हो गया? मास नंबर कहां से सेम हो गया भाई? ये तो सेम हो ही नहीं सकता। दूसरा है क्या इसकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम है? तो भाई जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर वो डिपेंड करती है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम ही रहेगी भाई। एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर रेडियस, क्या न्यूक्लियर रेडियस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या है? सेम है। केमिकल रिएक्टिविटी, मास नंबर और न्यूक्लियर रेडियस से सारा कुछ डिफरेंट रहेगा इसका, लेकिन इसमें अगर कोई चीज सेम है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनके पास सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें ऑप्शन पहले आ गए थे, इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप रेडियो एक्टिव होगा? रेडियो एक्टिव कौन सा होगा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम? चौथा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, डी ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका आंसर रहेगा मेरे पास ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, समझ आना भी चाहिए बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर मुझे तो बड़ा इजी लगता था जब मैं छोटा था, तो आई थिंक कि आपको भी ये इजी लग रहा होगा, बड़ा मजा आता है इसे करने में। फिर दूसरा चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटा काफ़ी आसान होते हैं। पेपर में जब इसके क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा चेहरा खिल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक ही होना है। लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं तो बेटा उसमें भी गलत हो जाएगा, तो अगर उसमें गलत हो गया तो फिर लेवल डाउन है आपका। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन चैप्टर को काफ़ी ईजी चैप्टर है ये, और इसको इंपॉर्टेंट भी समझ के पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ट्रिटियम इज यूज्ड एज अ बेटर ट्रेसर बिकॉज
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ट्रीटियम को हम एक अच्छा ट्रेसर मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते में अवेलेबल है, या फिर ये कम बीटा रेज को एमिट करता है, या फिर ये गामा रेज को एमिट नहीं करता, या सभी इसकी ये खासियतें उनको भा जाती हैं। तो बेटा इसका आंसर है कि सभी चीज़ें जो हैं ये ट्रू हैं। इसी चीज़ों की, इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ये एक बेटर ट्रेसर माना जाता है। ट्रेसर समझते हो? जब हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म पता करते हैं ना, उस टेक्निक को बेटा ट्रेसर टेक्निक बोला जाता है। ओके, तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14th क्वेश्चन, सवाल है विच प्रॉपर्टी इज सेम फॉर बोथ नॉर्मल हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। नॉर्मल हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है? ऑप्शन ए है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है बॉन्ड एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज बॉन्ड लेंथ। तो भाई चकरा गए, क्या होगा इसका आंसर? इट्स आंसर इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इन सभी में सेम होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज लोअर फॉर ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में ज्यादा वैल्यू देती है और ड्यूटेरियम में कम वैल्यू देती है? इसका आंसर है बेटा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की अधिक है, ड्यूटेरियम की कम है। तो ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। आप अब छोटे बच्चे नहीं हो, आप 11th या 12th के स्टूडेंट्स हो, तो आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि इसमें ड्यूटेरियम की रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को रिप्लेस कर देता है कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, अगर आपने कभी देखे हो गौर से तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइसोटोप्स। आइसोटोप से कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं? इसका जवाब है एक H2, एक O2, एक T2 और HD, DT, HT वगैरह वगैरह। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? H2 होता है, ठीक है। उसके बाद D2, ये जहां पर O2 लिखा ना, ये D2 होगा बेटा। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, O2 की जगह D2 आएगा। देन T2, HD, DT और HT। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको 6 को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है बेटा। हाइड्रोजन जब किसी मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है तो उसे ओकल्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकल्जन। तो यही सवाल हमसे पूछा गया है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है ये। जी बिल्कुल है, सी ऑप्शन ओकल्जन बिल्कुल है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन ट्रीटियम एटम इज। कितने पार्टिकल्स होंगे बेटा ट्रीटियम में? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक होगा, प्रोटॉन भी एक होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो टोटल हो गए 4 पार्टिकल्स। तो मेरा आंसर रहेगा 4। ओके, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 4 पार्टिकल्स हो गए। तो 4 पार्टिकल से मेरा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा और आपको भी ये समझ आ रहा होगा आई थिंक। 19th क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? स्टार्स में, सन में, बाकी के प्लैनेट्स में कौन सी चीज ज्यादा है? क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहां ज्यादा है? जैसे ही बंदा ऊपर जाता है ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है बेटा। इवन के पहाड़ी एरिया में जाओगे तब भी आपको ऑक्सीजन जो है वो कम मिलेगी। तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता। सिलिकॉन? सिलिकॉन नहीं बेटा, सिलिकॉन नहीं। और एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, नॉट एलिमेंट। एलिमेंट पूछा है उसने, एलिमेंट का मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों में। ठीक है, अगर मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात की जाए तो वो तो एल्यूमिनियम है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। स्टार्स, सन, सब कुछ इससे बना है भाई। 20th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। एक रिएक्शन दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में एक अल्कीन है और ये हमें दे रही है एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? चलिए देखते हैं इससे हम क्या कहेंगे। क्या हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे? क्या हम इसको डी कार्बोनेशन कहेंगे?
क्या हम इसको हाइड्रोजिनेशन कहेंगे या फिर हम इसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहेंगे? तो बेटा देखिए, फॉर्माइल मतलब कि एल्डिहाइड बन रहा है और हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ओके, एल्डिहाइड को फॉर्माइल कहा जाता है, फॉर्माइल ग्रुप जो CHO होता है ना, इसे फॉर्माइल ग्रुप कहा जाता है। तो एक तरफ से फॉर्माइल ग्रुप आ रहा है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन ग्रुप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो गया। ठीक है, इन बातों को दिमाग में दौड़ाया करो, रिएक्शन को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है और कार्ब जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी एडिशन हो रही है, तो दोनों के एडिशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। बस इतना काम है। चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन D2 मॉलिक्यूल्स इज, कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? अब आप पूछोगे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं भाई? भैया जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करने का। ड्यूटेरियम में कितने आपको नजर आएंगे भाई? प्रोटॉन्स कितने हैं ड्यूटेरियम में? ड्यूटेरियम में प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि एक डी में 2 न्यूक्लियॉन्स होंगे और D2 मॉलिक्यूल में 4 होंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गए 4, 4 इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल की अगर मैं हाइड्रोजिनेशन करवाता हूं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? प्लेटिनम, क्या निकल, क्या आयरन, क्या कोबाल्ट? तो बेटा इसका आंसर है निकल। निकल क्या करता है कि अपने ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बन जाता है वो। नेक्स्ट इज सैटर्न 5 के अंदर आपको कौन सा फ्यूल यूज किया गया है? सैटर्न 5 का तो आपको पता ही होगा, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा? लिक्विड B2H6, लिक्विड H2, लिक्विड हीलियम या फिर लिक्विड नाइट्रोजन? तो इसका जवाब है लिक्विड हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन चैप्टर करें तो हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन पता क्या चीज़ होती है, पेपर में नहीं पता होता कि हम कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है बेटा। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन। हाइड्रोजन इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, वो तो मुझे पता ही है। फॉर द रिडक्शन ऑफ डैश ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है? शायद आपने कभी एलिंगम डायग्राम को भी देखा हो। तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा? जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होगी उसे हम यूज करते हैं बेटा, यानी कि टंगस्टन। द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय हाइड्रोजन आर, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन -1 शो करता है? -1 तो करता है, लेकिन कब? जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हो। जब मेटल के साथ नहीं जुड़ा है तब वो भैया शुरू कर लेता है +1। ठीक है, तो ये +1 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, और जब वो H2 मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होता है प्योर, तब वो 0 भी शो करता है। तो मेरा जो आंसर मुझे लग रहा है कि C होना चाहिए, और C करेक्ट है बेटा, C में कोई गड़बड़ नहीं है। 25 सवाल आपके हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और करेंगे, 30 सवाल करने के बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरेशन ऑफ पॉजिट्रॉन इज फाउंड इन, कौन से वाले रिएक्शन में आपको पॉजिट्रॉन निकला हुआ मिल रहा है? तो बेटा नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि 4 हाइड्रोजन अगर आप लेते हो तो उससे आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा हीलियम का, यानी कि अल्फा पार्टिकल, और हमें क्या मिलेगा? साथ में एक पॉजिट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर क्या रहना चाहिए? आंसर विल बी ऑप्शन 3। सवाल 27, इनमें से कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा आकर्षित करता है हाइड्रोजन को? ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव अफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो भाई देखिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना किसी के ऊपर, उसको उतना नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो वो भागा भागा चला जाएगा। तो इसका आंसर आएगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित सिर्फ फ्लोरीन करेगा। बाकी भी करेंगे लेकिन उतने एक्सटेंट से नहीं करेंगे जितना फ्लोरीन कर रहा है, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगला सवाल, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज, एक फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है?
थ्योरेटिकल। एफिशिएंसी का मतलब हम उससे कितनी आउटपुट ले सकते हैं। तो भाई इसका जो जवाब है दैट इज 100%। इसीलिए फ्यूल सेल जो है वो रिपेयर नहीं मांगता, कभी भी खत्म नहीं होता है, 100% इसकी एफिशिएंसी होती है। और इसमें क्या डलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ आई, फ्यूल सेल में कौन सा फ्यूल पड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, ये दो चीजें बेटा। अगला सवाल है, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.73 इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है बेटा। तो जवाब आपके सामने है, ये है मेटालिक हाइड्राइड। टाइटेनियम एक मेटल है, पता ही है टाइटेनियम का, टाइटेनियम एक मेटल है और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड बनाएगा। तो बस सिंपल सी बात है। आखिरी सवाल, आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, लास्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। When n moles of carbon monoxide combines with 2n plus 1 moles of hydrogen, the hydrocarbon formed is, कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आराम से करते हैं सवाल को। क्या अल्कीन बनेगा, क्या अल्केन बनेगा, क्या अल्काइन बनेगा, या फिर कुछ नहीं बनेगा। ये आपके बेटा ऑप्शंस हैं, आपको इसका जवाब देना है फटाफट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, तो मैं काउंट करूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने अपने मन में आंसर सोच लिया होगा और इसका सही जवाब है, ये रिएक्शन देखिए बेटा, इस रिएक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, एक अल्केन नजर आ रहा है। तो मेरा आंसर होगा बी, C2H6। तो मैंने आपको रिएक्शन भी दिखा दिया। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ये 30 क्वेश्चन बेटा बड़े लेवल 1 के थे। आगे की जो वीडियो आएंगी, अगर आपको लेवल 2 की वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट करके मुझे बता देना कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। और अगर आपको बेटा चाहिए लेवल 2 इसी चैप्टर का, तो एक बार एक कमेंट कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना बेटा, क्योंकि बेल आइकन से